गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो हमने देखा था कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। यानी वो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपके इनकम यानी रिसीट साइड में जो आपका दिया जाता है, वो एक्चुअली में कहां कहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है ना। तो कल जो हमने देखा था वो था आपका सब्सक्रिप्शन क्या होता है और उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। फिर हमने देखा था एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेंट फंड, डोनेशन, लेगेसी या फिर बोला जाए सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स। ये तमाम जानकारी जो था कल हम लोगों ने देखा था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल आज हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पहले से दिया रहेगा। ठीक है। इसके बेसिस पे हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। फिलहाल आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि जो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट को हम जो बनाएंगे वो अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहां पर जो है आपका दिया हुआ है, क्या बना हुआ है यहाँ पे आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्या मालूम कर रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 के अंत में जो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसकी मदद से हमको बनाना है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये किसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है? ये है एंटरटेनमेंट क्लब। एंटरटेनमेंट क्लब आजकल जैसे लोग हैं घर में बैठे रहते हैं, धीरे धीरे आपका प्ले ग्राउंड छोटा होता जा रहा है ना। और खेलने कूदने का जो आजकल लोग ज्यादातर मोबाइल में क्या करते हैं? मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो क्या ये फिजिकल फिटनेस इससे बन सकता है? लोग खुश रह सकते हैं। एक समय पे जब आप मोबाइल में गेम खेलते हो आपको बड़ा मजा आता होगा, लेकिन धीरे 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 आप उस चीज से डिप्रेस होते जाते हो। तो और आजकल का जो सोसाइटी है, प्ले ग्राउंड सिकुड़ता जा रहा है, जो ग्राउंड है वो गलियों में तब्दील होता जा रहा है। तो लोग क्या करें? तो इसके लिए जो है एक एंटरटेनमेंट क्लब, जहां से लोग जा करके अपना एंटरटेन कर सकते हैं, ये एक इस टाइप का क्लब है। ठीक है ना। इस क्लब में आप जाकर खुद को एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन इस क्लब का भी कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, है ना। यानी कि लोग इसके साथ जुड़ेंगे और लोग जुड़ने के साथ जब वो एंटरटेन होंगे तो किसी साधन की मदद से करेंगे। कोई साधन की जब मदद से करेंगे वो, तो बट ऑब्वियस है कि आपको क्या जरूरत पड़ेगा? उसमें इनकम का भी जरूरत पड़ेगा और एक्सपेंडिचर का भी। तो इस जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो कि रियल अकाउंट होता है, बार बार हम कह रहे हैं ये रियल अकाउंट होता है ना। और ये कैश बुक का समरी है, यानी कि यहाँ पर रिसीट साइड में जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है वो रिसीव हो चुका है, और पेमेंट साइड में जो भी दिख रहा है आपको वो पेमेंट हो चुका है। इसकी मदद से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि कुछ और नहीं होता है बल्कि हम लोगों ने प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वो बिल्कुल इसके सिमिलर होता है, बिल्कुल उसी रूप में। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो नॉमिनल अकाउंट के रूप से चलता था, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, और ये भी आपका एक्रूअल बेसिस पे चलेगा। यानी कि इसमें भी हम कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि आपका कैश बुक को देख देख कर बन रहा है, ये तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। यानी कि जो भी आपका रिसीट साइड में आया है, जो भी रिसीट साइड में आइटम है, वो तो सारा पैसा रिसीव हो चुका है, और पेमेंट साइड में जो भी दिख रहा है वो तो पैसा पेमेंट हो चुका है। तो सर उधार वाला ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है जो क्रेडिट वाला आप कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये एक्रूअल बेसिस पे बनेगा तो उधार वाला ट्रांजेक्शन तो दिख नहीं रहा है इसमें। अगर इसकी मदद से ये बनाएंगे तो यार ये तो इसके वजह से ये बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सारे कैश ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस यानी उधार वाले ट्रांजेक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? वो कहां दिख रहा है? वो आपको एडजस्टमेंट के रूप में
नीचे में क्वेश्चन के नीचे में दिया रहेगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन से हम करेंगे। फिलहाल हम इसकी मदद से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। देखिए इंटरटेनमेंट क्लब का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनकम पहले लिखा तो इधर इनकम लिखते हैं और एक्सपेंडिचर इधर लिखा तो एक्सपेंडिचर इधर लिखते हैं। नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि डेबिट हर वो चीज डेबिट होगा जो कि एक्सपेंसेस या लॉस होगा। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं एंड क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो हम इनकम को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद ये जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है ना। तो सबसे पहले चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या आइटम आएगा, वहां से हम लेते हैं। रेंट पेमेंट हो रहा है ना, पैसा जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, जा रहा है। तो इसको क्या ये रेकरिंग नेचर का है या नॉन रेकरिंग नेचर का है? तो ये आपका रेकरिंग नेचर। रेंट तो आपको बार बार पे करना पड़ेगा। मान लीजिए एंटरटेनमेंट क्लब का कोई आपका बिल्डिंग दिया होगा और उसके लिए आपको रेंट चुकाना पड़ रहा होगा, तो हर महीने आपको रेंट चुकाना पड़ता है। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है। तो ये मेरा चूंकि एक्सपेंडिचर है तो ये कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में चला जाएगा? या आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू रेंट, ठीक है। क्या अमाउंट है वहां पे? 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज रेंट है ना। इसके बाद हम आते हैं, पहले एक्सपेंडिचर साइड को देख लेते हैं। फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर को परचेज किया गया है, ठीक है ना। पैसा खर्च हुआ? यस सर, बिल्कुल पैसा खर्च हुआ। किस तरीके का एक्सपेंडिचर है? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल पेमेंट है तो या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। हम क्या अभी बैलेंस शीट बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो इसको अभी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं देंगे, ठीक है। कोई कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पेमेंट साइड में फर्नीचर क्यों दिख रहा है? फर्नीचर आपने जो है फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया और कैश गया। जर्नल एंट्री से समझ लेते हैं थोड़ा सा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर दिख रहा है? 50,000 का फर्नीचर दिख रहा है ना। देखिए क्रेडिट वाज गोज आउट, पैसा चला गया, फर्नीचर आ गया, तो 50,000 रुपये जा रहा है। तो ये 50,000 रुपये कहां दिखेगा आपको? कैश बुक के यानी आपका रेसिडेंट पेमेंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा 50,000 रुपये। और नाम किसका जाएगा? फर्नीचर का जाएगा। नाम किसका जाएगा? फर्नीचर का जाएगा। आप जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसका रूल हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। इसीलिए फर्नीचर परचेज जो है आपका यहां पर दिख रहा है, यानी कि कैश चला गया है, ठीक है। तो क्या फर्नीचर आपका एसेट्स होता है और फर्नीचर एसेट्स होने की वजह से वो बैलेंस शीट में जाएगा। फिलहाल हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं। सैलरी, अपने मेंबर्स को जो एंटरटेनमेंट क्लब में जो काम कर रहे हैं जो मेंबर, उनको सैलरी भी पे करना पड़ता होगा, बार बार हर महीने सैलरी पे करना पड़ता होगा। ये आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने की वजह से ये कहां चला जाएगा आपका? ये चला जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे टू सैलरी, कितना है? 2,40,000, 2,40,000 रुपीज, ठीक है। 2,40,000 रुपीज। इसके बाद देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस करवाया होगा और इसका प्रीमियम ये भी कैसा है? रेकरिंग नेचर का है, बार बार इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना अमाउंट दिख रहा है? 12,600 रुपये। यहां आ जाएगा आपका 12,600 रुपीज, ठीक है। बात क्लियर है। इसके बाद
आते हैं हम टेलीफोन चार्जेस। क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। टेलीफोन करते हैं, रेगुलर आपका रेकरिंग नेचर का खर्च है, बार बार खर्च होता है, रेवेन्यू पेमेंट है आपका, है ना, तो ये भी आपका क्या है? एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में रहेगा। यहां लिखेंगे हम टू टेलीफोन चार्जेस। क्या अमाउंट दिखा रहा है? 18,200 रुपए। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है आपका? प्रिंटिंग। प्रिंट वगैरह होता है, पेपर वगैरह आपका जो बहुत सारा इस्तेमाल होता है, आपको फोटो कॉपी या फिर प्रिंट करवाने के लिए, उसका भी कोई छोटा मोटा खर्च होता है। ये भी आपका क्या है? रेवेन्यू है, हर हमेशा ये खर्च होता रहता है। 4,100 का खर्च हो गया, ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। टू प्रिंटिंग कितना है? 4,100 रुपए। ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट परचेस। इन्वेस्टमेंट जो होता है आपके लिए एसेट्स होता है, और एसेट्स जो है वो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जाता है। हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद है आपका क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कैश बुक में आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता था, उसी तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आपका क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका जो क्लोजिंग आपका बैलेंस जो है वो आपका क्या है? एसेट्स है ना, पैसा बचा हुआ है लास्ट में, तो आपका एसेट साइड में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है। अब आते हैं रिसीट। रिसीट साइड में आते हैं। रिसीट साइड का सारा आइटम कहां? या तो इसमें आपका रेवेन्यू रिसीट होगा या कैपिटल रिसीट होगा। जो आपका रेवेन्यू रिसीट होगा वो हम इनकम साइड में ले आएंगे, और जो कैपिटल रिसीट होगा उसको हम बैलेंस शीट में भेज देंगे। तो फिलहाल हमको यहां पर क्या लाना है? सिर्फ रेवेन्यू रिसीट। याद रखिए इसमें से जो रेवेन्यू रिसीट होगा बस उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे। सबसे पहला आपका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो बैलेंस है 1/4/2018, ये आपका ओपनिंग साल का शुरुआत है, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बाद में देखेंगे इसको, है ना, ये आपका एसेट्स है, बाद में देखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी। अब आपका जो लाइफ मेंबरशिप फी है, लाइफ टाइम के लिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट क्लब से जुड़ने के लिए आपने हमेशा अपने लाइफ टाइम के लिए जुड़ने के लिए आपने लाइफ मेंबरशिप फी दे दिया। रेकरिंग नेचर का है या नॉन रेकरिंग नेचर का है? नॉन रेकरिंग नेचर का है, यानी आप लाइफ मेंबरशिप एक बार पे करते हो, बार बार पे नहीं करते हो, तो ये कैपिटल रिसीट हो गया। अब कैपिटल रिसीट होने की वजह से ये चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद आता है लॉकर रेंट। रिसीट साइड में लॉकर रेंट दिख रहा है, रिसीट साइड में दिख रहा है। लॉकर रेंट तो आप बार बार लेते हो, लॉकर लेते हो सामान वगैरह रखने के लिए, है ना, तो लॉकर रेंट तो आप बार बार लेते हो। रेवेन्यू रिसीट है आपका, और ये आपका इनकम है, तो इनकम के साइड में आपका आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। यहां हम लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। कितना है? 22,000 रुपए लिख देते हैं। इसके बाद आता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी को एक और नाम से आपको कल बताया था मैंने कभी क्लास में। एंट्रेंस फी को एक नाम से जानते हैं आप एडमिशन फी, यानी कि जब आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हो तो आप एंट्रेंस फी देते हो। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि एंट्रेंस फी को रेवेन्यू रिसीट माने या कैपिटल रिसीट माने, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो चूंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसा मान लें कि एंट्रेंस फी जो है बार बार लोग क्लब में आते रहते हैं, एडमिशन लेते हैं, और ये रेकरिंग नेचर का है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। और जैसे ही हम इसको रेवेन्यू रिसीट मान लेते हैं कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, तो हम इसको क्या मान लेंगे? इसको अपना इनकम मान लेंगे एंट्रेंस फी को। तो इनकम मानने में कहां आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड आ जाएगा। एंट्रेंस 7,000 कितना? 5,700 5,700 बात समझ आया? नहीं सर। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, चंदा। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सब्सक्रिप्शन जो है आपका 17-18 ये आपका प्रीवियस ईयर है, 18-19
जो अभी चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, किस ईयर में आपका दिया गया है, किस ईयर का हम बना रहे हैं, 31 मार्च 2019, ये आपका करंट ईयर है। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2018-19 कितना दिया हुआ है, 3,46,000 रुपीज। और आपका जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो कि रिसीव हो चुका है वो कितना दिया है, 11,600 रुपए। हम इस बात को गांठ बांध दीजिए कि हमको जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेना है, जो भी लेना, वो बस करंट ईयर और करंट ईयर का लेना है। हम नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का कोई भी आइटम को नहीं लेना है, उसको हमको माइनस करना है, सिर्फ करंट ईयर के आइटम को लेना है। तो करंट ईयर का यहां पर सब्सक्रिप्शन कितना है, 3,46,000 रुपीज। तो हम ये चूंकि सब्सक्रिप्शन आपका बार बार लोग चंदा देते रहते हैं, इनकम होता रहता है, रिसीट साइड में दिख रहा है, और यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट है, तो यहां पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट आएगा, है ना। इस एडजस्टमेंट को हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल सब्सक्रिप्शन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, डोनेशन। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल लिखा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर सिर्फ भूल जाइए, अभी मान लीजिए कि ये सिर्फ डोनेशन दिया हुआ है 2 लाख रुपया, भूल जाइए कि स्विमिंग पूल के लिए है, सिर्फ डोनेशन दिया है, तब तो ये जनरल डोनेशन है, तब तो ये जनरल डोनेशन, सिर्फ डोनेशन दिया हुआ है, इसको हम क्या मान लेंगे, अपना इनकम मान लेंगे, जनरल डोनेशन को। लेकिन यहां पे लिखा है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, यानी कि डोनेशन मिला है, आपको पैसा आया है, रिसीट साइड में दिख रहा है, लेकिन किस पर्पस से मिला है, तो स्विमिंग पूल के पर्पस से मिला है। स्विमिंग पूल आपको बनाना होगा एंटरटेनमेंट क्लब में, एक लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि इस डोनेशन के पैसे को सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल बनाने में ही खर्च किया जा सकता है। आप उस डोनेशन के पैसे को कहीं और लगा नहीं सकते हैं, और चूंकि आप उस पैसे को कहीं नहीं लगा सकते तो वो आपका इनकम नहीं हो गया, वो आपका लायबिलिटी हो गया। और चूंकि ये लायबिलिटी हो जाएगा तो फिर आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, फिलहाल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए किस साइड में दिया हुआ है, रिसीट साइड में इंटरेस्ट दिया हुआ है। रिसीट साइड में अगर आपका इंटरेस्ट दिया तो इसका मतलब है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसा कहीं लगाया होगा और उस पर आपका इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट मिला तो वो रिसीट साइड में दिखा, और रिसीट साइड में दिख रहा है तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होता है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है और उस पर आने वाला जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके लिए इनकम होता है। तो हम इनकम साइड में लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव भी आप इसको बोल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना था, 3,46,000, और इंटरेस्ट का आपका हो गया 15,000 रुपए, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट का हो गया 15,000। अब आते हैं मिसलेनियस इनकम, कोई छोटा मोटा इनकम हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा आप एसेट्स बेच रहे हो, रद्दी का अखबार, रद्दी का कोई सामान बेच दिए हो, उससे आपका इनकम हुआ। कहां आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा, ठीक है। तो बाय मिसलेनियस इनकम कितना है, 700 रुपए, ठीक। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। इनकम हो रहा है एडवर्टीजमेंट, कोई चीज का आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, है ना, उससे आपका इनकम रिसीव हो रहा है। ये आपका रेवेन्यू नेचर का है और ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आ जाएगा। लिखेंगे बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। कितना हो गया, 12,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये आपका सारा आइटम को ले लिए, इसमें से ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिलहाल अभी बनकर तैयार है। इधर साइड पे अगर हम टोटल करते हैं, इधर साइड के सारे को हम अगर टोटल करते हैं तो 22,000 रुपए आपका है, और सारे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा
4 लाख, जोड़ के देखते हैं, 4,01,400। इधर का टोटल आया। इनकम कितना हुआ आपका? 4,01,400, ये आपका इनकम है। अब इस इतने इनकम यानी 4,01,400 रुपए जो आपका आया, इसमें से आप कितने पैसे को खर्च कर दिए? देखिए, इतना आप है 48,000 रुपीज खर्च कर दिया। 4,01,400 पैसा आया, 48,000 कर दिया, जो कि रेंट दे दिया आपने। 2,40,000 का सैलरी दे दिया आपने, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, टेलीफोन चार्जेस दिया। इसके बाद सारा कुछ देते 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 आपका ये टोटल कितना हो गया? कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पे आई थिंक आपका आ जाएगा 3,22,900। तो 4,01,900 से अगर हम माइनस कर देते हैं इन सबको, यानी इन सब में से अब आप इन सबको घटा लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा। क्या आएगा? टू सरप्लस कितना आ जाएगा? 78,500। ठीक है ना? सरप्लस का मतलब हो गया अतिरिक्त जो पैसा बच गया। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा लिए तो कितना बच गया? 78,500। इसको हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर आपका कम है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आपका 78,500 आपका सरप्लस आ गया। ठीक है ना? इसी सरप्लस को चूंकि हम बोलेगा सर कि ये तो जैसे जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होने की वजह से यहां पर आपको लिखना चाहिए था सर नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है ना, लेकिन चूंकि आप एनपीओ चला रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आप अगर नेट प्रॉफिट यहां पर लिख दोगे तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो, तो क्या आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो? नहीं। इसीलिए हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ना लिख के क्या लिखते हैं? यहाँ पे सरप्लस, यानी अतिरिक्त पैसा जो बच गया, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है? इतने का मेरा सरप्लस आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनके कंप्लीट है। यहां पे हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट ना बोल के नेट प्रॉफिट ना बोल के इसको सरप्लस बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसी में आपका लॉस होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे यहाँ पे? बाय नेट लॉस, लेकिन हम इसमें नेट लॉस नहीं लिखेंगे, यहां पर हम इसको लिखेंगे डेफिसिट लिखेंगे। यानी कि अगर आपका नेट प्रॉफिट होता, नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट होता था, तो उसको नेट प्रॉफिट लिखते थे। यहां पर हम इसको लिखेंगे सरप्लस। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका नेट लॉस होता था तो आप लिखते थे नेट लॉस, लेकिन यहां पर हम नेट लॉस नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। जैसे आपके बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी हो गया है इन सारे विटामिन का। इसी तरीके से इसमें अगर आपका इनकम कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो नेट लॉस हो रहा है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हम इसको बोलेंगे डेफिसिट। अच्छा, एक बात हम आपको लगेगा तो और बता देते हैं कि आप जो था प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम 11th क्लास में जो पढ़ते थे उसमें लिखते थे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते थे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वहां लिखते थे क्योंकि कोई राम, श्याम, घनश्याम, ए बी सी डी कोई पर्सन होता था, इसलिए हम क्या करते थे? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट हर एक पर्सन का होता था। यहां पर जो आपका कैपिटल, यहां पर भी आपका कैपिटल होगा, लेकिन वो किसी पर्सन का नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है। इस कारण से हम इसको कैपिटल अकाउंट ना लिख करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, इसको हम कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे हम? कैपिटल फंड। ठीक है ना? इसको हम लिखेंगे कैपिटल फंड। यानी कि नेट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम नेट प्रॉफिट को बोलेंगे सरप्लस, नेट लॉस को बोलेंगे डेफिसिट, और कैपिटल अकाउंट को बोलेंगे कैपिटल फंड।
ठीक है ना। चलिए यहां तक आपका जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का मंथली कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा है ना, तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर